नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस मेंस में जीएस पेपर 3 में पहला ही टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था और योजना आयोग के माध्यम से हर मतलब पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थीं। उससे आगे 5 सालों में क्या कृषि में, विनिर्माण में, सेवा क्षेत्रों में क्या बढ़ावा किया जाएगा, कितना उसमें ग्रोथ किया जाएगा, कौन सी परियोजनाएं होंगी, उन सब से रिलेटेड योजनाएं बनाई जाती थीं। देश में कितने संसाधन हैं, कितने मानव संसाधन हैं, कितनी पूंजी है, क्या है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करके हम कितना एक प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जनता का भलाई कल्याण कैसे कर सकते हैं, उनका जीवन स्तर कैसे उठा सकते हैं, इन सब के बारे में योजनाएं बनाई जाती थी, जिसको नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो ये कक्षा 11 का एनसीईआरटी है अर्थशास्त्र में। सेकेंड चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। तो ये जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम कह लें कि जीएस पेपर 1 की अगर बात करें तो उसमें भी इतिहास विषय में 1965 तक का इतिहास पूछा जाता है, जो सिलेबस में दिया गया है। जीएस पेपर 1 में देखें, जो चौथा टॉपिक है वो स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 ईस्वी तक का इतिहास है। तो 1965 तक के ईस्वी तक के जो इतिहास है उसमें कहीं ना कहीं ये योजना आयोग, प्लानिंग, पंचवर्षीय योजनाएं, 1962 का युद्ध, उस समय क्या आर्थिक स्थिति थी, ये समझना ज़रूरी है। तो जीएस पेपर 1 का जो पॉइंट नंबर 4 है उसके लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, और जीएस पेपर 3 में जो पॉइंट नंबर 1 है सिलेबस में, उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जीएस पेपर 3 में देखें तो और जो टॉपिक हैं उसमें नीति आयोग भी है। नीति आयोग की भूमिका, इसी टॉपिक नंबर 1 में ही नीति आयोग की भूमिका है। तो नीति आयोग की देखें तो वो तो 2015 में बना था। 2015 से पहले जो है योजना आयोग ही था। योजना आयोग की पृष्ठभूमि, उसका क्या काम था, कैसे प्लानिंग बनाया गया, प्लानिंग का क्या उद्देश्य था, वो सारी चीज़ें हम इस वाले वीडियो में देखेंगे ही। तो टॉपिक नंबर 1 अच्छे से इसमें तैयार होगा। पहले देख लें इस वीडियो का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या चीज़ें कवर होंगी, ताकि इसको ध्यान से पढ़ा जा सके, इसकी महत्ता समझा जा सके। फिर इस प्रकार से है चीज़ें। तो शुरू करते हैं अब इसका अध्ययन करना। जब चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे हम इसी अर्थशास्त्र में ही, क्लास 11th का, तो उसमें पहला एक कोटेशन था उस, जो कि मेंस में हम ऐसे कोटेशन जो है नोट करके रखे रहें, कहीं निबंध में या जीएस के पेपर में भी डाल सकते हैं। विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस, विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस का एक कथन था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाए तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। ये कथन था विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस का। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या हिंद महासागर की क्या भूमिका है, या औपनिवेशिक काल में भारत की क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या महत्ता थी, आर्थिक उपयोगिता क्या थी, ऐसे कुछ अगर प्रश्न आते हैं तो विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस का एक कथन हम उसमें कोट कर सकते हैं काली पेन से, कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाए तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस का ये कथन है। आराम से 40-50 शब्द इसमें खप जाएंगे, एक पैराग्राफ पूरा हो जाएगा, थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी आ जाएगी किसी का नाम वाम कोट करने से, खासकर विदेशी कोई उसका नाम कोट करें तो और बढ़िया है। ऐसे ये चीज़ हम कोट कर सकते हैं, इसको हम अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ऐसे मतलब जो ऐसे ऑफिशियल कहीं कोटेशन मिले, कोई महान व्यक्तित्व का कोई कथन है, कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व का कथन है, उसको नोट करके रखें और मेंस की आंसर राइटिंग में यदा कदा ऐसे कथनों का यूज भी करें। और आगे जो कंटेंट पढ़ेंगे उसमें से भी चीज़ें हम निकालेंगे ताकि उसको जगह जगह हम मेंस आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकें। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें उद्देश्य बताया गया है। जो जीएस पेपर 3 का टॉपिक नंबर 1 है, भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां। तो उद्देश्य पहले यहाँ देखने की प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जैसे मान लो एग्जाम में आ जाए कि भारत में आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य थे, उसकी क्या उपलब्धियां थी, समझाइए। तो भूमिका जो हम लिखेंगे, भूमिका
उसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ये 30-40 शब्द आराम से खप जाएंगे। इसको गिन लें, क्या शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 दूनी 34, मान लें कि ये 35 शब्द हैं। इतना अगर हम अच्छे से याद कर लें तो 35 शब्द का बना बनाया इंट्रोडक्शन हमारे पास में है। जब भी योजना के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर कोई प्रश्न आए, है ना, तो ये 35 शब्द हम इसको रट्टा मार के रखे रहें, खड़ाक से इसका यूज कर लें इंट्रोडक्शन में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। 17 शब्द यहाँ तक थे। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, यानी 35 शब्द। हमने 35 शब्द, 125 वर्ड वाला अगर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 35 वर्ड आराम से इंट्रोडक्शन में निकल गए, एकदम सटीक बढ़िया इंट्रोडक्शन। इससे बढ़िया इंट्रो कहाँ मिलेगा कि भारत में योजना का उद्देश्य क्या है, वो हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या लिखी गई है योजना का उद्देश्य, उसको कोट करें। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए, है ना। विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऐसी बात कही गई। चलिए अब परिचय देखते हैं। कुछ चीज़ें भागते भागते देखेंगे, कुछ चीज़ें जो मेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगी उसको हम थोड़ा ठहरेंगे। जैसे ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण था, ये परिभाषा ग्रुप में भूमिका में ऐसी बातें हम लिख सकते हैं। परिचय। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का नया प्रभात उदित हुआ। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नव निर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। सर्वजन कल्याण, ऐसे शब्द हम सीखें, एग्जाम में ऐसे शब्द दिए उसने, सर्वजन कल्याण अच्छा शब्द है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत हैं। यानी ये समाजवाद पे कभी क्वेश्चन आ जाए अगर, या ऐसे लिख रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी हम बातें यूज कर सकते हैं अच्छे से कि जवाहरलाल नेहरू समाजवाद में मतलब यकीन रखते थे, विश्वास रखते थे, लेकिन भूतपूर्व सोवियत संघ का जो मॉडल था उसके पक्षधर नहीं थे जिसमें राज्य उत्पादन के सभी साधनों पर कंट्रोल करता है। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद में रुचि थी, सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त, समाजवाद की जो अच्छी बातें थी उसको ले लिया, किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। योजना क्या है, यह भी परिभाषा में ले जाएगी अच्छे से। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण था। क्या दृष्टिकोण था? कि सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी,
निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 और नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी दृष्टिकोण था। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। अब पहले देखें कि योजना क्या है, व्हाट इज प्लानिंग। जीएस पेपर 3 में टॉपिक नंबर 1 में पहला ही चीज लिखा हुआ है कि भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां। तो पहले योजना क्या है यही समझ लें। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती थीं और इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता था। यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश पूर्व सोवियत संघ से ही ली गई थी। कौन सी शब्दावली? पंचवर्षीय योजना शब्दावली कहाँ से ली गई थी? पूर्व सोवियत संघ से। हमारे योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद्व भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रौद्योगिकी श्रम आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों का संतुलन करना पड़ता है। यह कार्य इतना सहज नहीं है। भारत के विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यह नहीं बताती थीं कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यह नहीं बताती थीं कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। यह न तो संभव है और न ही आवश्यक। पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था और वह पूरी तरह विफल रहा। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रकों के लिए विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई आदि। शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना ही अधिक श्रेयस्कर रहता है। तो ये है योजना की पूरी अच्छे से डेफिनेशन। फिर ये भी बॉक्स पढ़ें हमारा विश्लेषण शक्ति को बढ़ाने के लिए कि आर्थिक प्रणालियों के प्रकार कौन कौन से हैं। आर्थिक प्रणालियों के प्रकार। प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुएं और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाएं, उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करें अथवा पूंजी यानी मशीनों का, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए। तो प्रत्येक समाज को इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इन्हीं 3 प्रश्नों के बेस पे आर्थिक प्रणालियां निश्चित होती हैं। पहला, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, तो किन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाए और किस प्रकार उत्पादित किया जाए, यानी मानव श्रम का उपयोग करके या मशीनों का उपयोग करके। और तीसरा, जो उत्पादन कर लिए उसका किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए। इन 3 प्रश्नों के आधार पर आर्थिक प्रणालियां निश्चित होती हैं। इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर तो मांग और पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में सलाभ
बेचा जा सके। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा, और साइकिलों की मांग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल पूंजीवादी मॉडल बता दिया कि किन वस्तुओं का उत्पादन हो जिसकी बाजार में मांग होगी, कैसे उत्पादन हो, मानव श्रम सस्ता है तो उससे, पूंजी अगर सस्ती है तो उससे, और कैसे वितरण हो, लोगों की आवश्यकता के अनुसार नहीं, लोगों की क्रय शक्ति के अनुसार। जब इन 3 प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से दिया जाएगा तो उसे हम कहेंगे बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। परिणाम स्वरूप इस वस्तु की उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर ही नहीं मिल पाता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि हम देख लिए कि मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन होगा, क्रय शक्ति के अनुसार वस्तुओं का वितरण होगा, और श्रम या मानव पूंजी, श्रम या फिर पूंजी कौन सस्ता है इसके आधार पर रोजगार होगा या उसके बेस पर उत्पादन होगा। तो इससे गरीब की आवश्यकता की पूर्ति हो ही नहीं पाएगी, एक आर्थिक असमानता होगा। समाजवाद की जो धारणा थी जिसमें लोगों को समानता, न्याय मिले और जो वस्तु और सेवाओं का वितरण जो है सब लोगों तक पहुंच सके, तो वो जो सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही था कि विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को रहन सहन का जो उसका स्तर है उसको उठाया जा सके और उसको समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। वो नहीं हो पाएगा। समाजवादी समाज इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूर्णतया भिन्न तरीके से देता है। समाजवादी समाज में पहला प्रश्न क्या था, किन वस्तुओं का उत्पादन हो। तो समाजवादी समाज में सरकार ही यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसीलिए लोगों की वैयक्तिक इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ये दोष में भी हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में वैयक्तिक इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। सरकार ये निर्णय करती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए। सरकार ही यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांततः यह माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, उनकी इच्छा के आधार पर नहीं, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किए जाए, किस प्रकार उत्पादन हो, किस प्रकार वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। अब आते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या हैं।
उद्देश्य क्या है, वही टॉपिक चल रहा है एक प्रकार से। तो किसी योजना के स्पष्टता निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता। आंसर राइटिंग में हम ऐसे कर सकते हैं, मान लो आ जाए कि योजना क्या है, उसके क्या उद्देश्य थे, है ना, या उसके क्या लक्ष्य थे। तो ऐसे कर सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य ऐसे हम बना लिए, एक गोला खींचे और 4 पॉइंट ऐसे निकाल दिए। यहाँ लिखे क्या, समृद्धि, समृद्धि, फिर क्या था, आधुनिकीकरण, समृद्धि, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी और समानता, माफ कीजिए आत्मनिर्भरता, समृद्धि, आधुनिकीकरण, इसी आधुनिकीकरण में आ जाएगा प्रौद्योगिकी वगैरह, और फिर आत्मनिर्भरता। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता। अब एक एक करके चीज़ों को देखें। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्य में कोई अंतर्विरोध ना हो। आइए एक एक विषय पढ़ते हैं। समृद्धि पहले पढ़ें भाई। समृद्धि क्या है, ग्रोथ। समृद्धि में क्या हो, ग्रोथ। इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। समृद्धि माने क्या हुआ कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि। ये परिभाषा लिख लें एग्जाम के लिए। अर्थशास्त्र की भाषा में तो पहले तो यही सब लिखेंगे, मेंस के लिए वाली कंटेंट है। समृद्धि, एग्जाम पूछे कि समृद्धि क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है, इसका मानव जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, मानव विकास में क्या योगदान है। तो पहले समृद्धि की परिभाषा हम क्या बताएंगे, यही एनसीईआरटी वाला, कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में विस्तार करना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, उत्पादक पूंजी का अधिक भंडार करना, और तीसरा उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में सुधार करना। ये सब है समृद्धि। और एक और था कि परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार करना। ये भी चौथा पॉइंट, ये भी नोट कर सकते हैं कि परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार। अब ये परिभाषा पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। सबसे अच्छा परिभाषा यही हम एग्जाम में लिख सकते हैं, मेंस में अगर पूछे समृद्धि क्या है तो सीधा समृद्धि ऐसे लिखें। समृद्धि क्या है, 2 लाइन की परिभाषा पहले यही लिख दिए जीडीपी वाला, कि देश में एक वर्ष के भीतर, देश की सीमा के भीतर समस्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का समस्त बाजार मूल्य का योग, ये है अपना समृद्धि, जिसको आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। फिर समृद्धि की क्या क्या बातें होती हैं, तो ऐसे तीर निकाल के हम 4 बातें बता सकते हैं। एग्जाम में ऐसे लिखना होता है मेंस में। पहली बात ये कर सकते हैं कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की क्षमता में वृद्धि। देश में वस्तुओं और सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करना। दूसरा, उत्पादक पूंजी का भंडार करना। तीसरा, उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में सुधार करना। चौथा, परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार करना। ये 4 बातें, कि वस्तु और सेवाओं की क्षमता में सुधार करना, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में विस्तार करना। दूसरा, कि उत्पादक पूंजी का भंडार करना। तीसरा,
परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार करना। चौथा, कि उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में सुधार करना। ऐसे बता सकते हैं। आपने यह अवधारणा कक्षा इसमें पढ़े, यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण, ये हमारा उद्देश्य भी था ना प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना जिसमें व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और उसको विविध मतलब उसको समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। तो भारतीय जनता को समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है। देखो यहाँ लिखा भी ब्रैकेट में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऐसा कहा गया था ना, समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन उपलब्ध कराना। तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक, इन क्षेत्रकों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है, तो कुछ में सेवा क्षेत्र की वृद्धि इसमें अधिक योगदान करती है। अभी जो बॉक्स में लिखा हुआ है सेवा क्षेत्र के बारे में बताया है, और यहाँ पे भारतीय योजनाओं के निर्माता जो पीसी महालनोबिस हैं इनके बारे में बताया हुआ है। मेंस में इनके बारे में अलग से आ सकता है कि पीसी महालनोबिस के बारे में टिप्पणी कीजिए, या अलग से प्रश्न आ सकता है इनके ऊपर भी। लेकिन पहले जो चारों लक्ष्य हैं, पहला था समृद्धि, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा समानता। अब आधुनिकीकरण क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं उसको देखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुराने तो क्या है, नई प्रौद्योगिकी को अपनाना, यह है आधुनिकीकरण। उदाहरण दे दिया, किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांशतः समृद्ध होता है। तो आधुनिकीकरण में दो बातें हम बता सकते हैं, नई प्रौद्योगिकी को अपनाना, उदाहरण दे दिए उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का प्रयोग करना। दूसरी लाइन कि जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन लाना, कहा गया, हाँ सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये भी आधुनिकीकरण है। फिर अगला है आत्मनिर्भरता। नियोजन का तीसरा लक्ष्य क्या है, आत्मनिर्भरता। पहला समृद्धि, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग द्वारा कर सकता है। भाई आधुनिकीकरण करना है तो दूसरे देश से हम जो मशीन है, टूल है, टेक्नोलॉजी है, उसको इंपोर्ट कर लिए, है ना। तो कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण करना चाहे या आर्थिक समृद्धि करना चाहे, आर्थिक समृद्धि में क्या देखे थे हम, आर्थिक समृद्धि में यही देखे थे कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता ज़्यादा हो। जो केक है, केक का विस्तार हो, केक बड़ा हो ताकि लोग ज़्यादा उपभोग कर पाएँ। तो वस्तु और सेवाएं
ज़्यादा करने के लिए हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं वस्तुओं का, लेकिन नहीं, आधुनिकीकरण और समृद्धि दोनों की क्षमता के विस्तार अपने देश के भीतर करना, किसी के ऊपर निर्भर ना रहना, ये हम कहेंगे आत्मनिर्भरता। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी। तो इसलिए आत्मनिर्भरता जरूरी था। चौथा लक्ष्य था समानता, इक्वलिटी। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है ना, पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया है, और लोगों को समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन देना है। उसके लिए समानता तो लाना पड़ेगा। अगर संसाधनों का संकेंद्रण हो रहा है, नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39B और C का उल्लंघन हो रहा है, तो समानता कैसे आएगा? और समानता नहीं आएगा तो समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन लोगों को प्राप्त नहीं होगा, लोगों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठेगा, तो इससे योजनाओं का उद्देश्य विफल हो जाएगा। तो समृद्धि यानी केक का आकार बड़ा कर लिए, आधुनिकीकरण की प्रौद्योगिकी अपना लिया, सामाजिक समान मतलब सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने का कर लिया। चलो, आत्मनिर्भरता, दूसरे देश के ऊपर अपनी प्रौद्योगिकी, खाद्यान्न, पूंजी आदि के लिए निर्भर नहीं रहेंगे, ये भी कर लिया। लेकिन केवल इससे जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता जब तक कि समानता न हो। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लिए लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहें। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए, यानी कि जो जीएस पेपर 3 में उपलब्धियां भी दिया हुआ है वो यहाँ मिलेगा, तथा कृषि, उद्योग, व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसमें चलिए हम ये पढ़ लेते हैं, ऊपर जो है यहाँ से प्रश्न, थोड़ा सेवा क्षेत्र क्या है इसको पहले देखें। देश के विकास के साथ साथ, ये अच्छा एक चीज़ है, इसको मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं ऐसी बातों का, कि कुछ कॉन्सेप्ट है इसको सीख लें तो डेफिनेटली इसका हमको फ़ायदा मिलेगा मेंस आंसर राइटिंग में और निबंध लेखन में भी। देश के विकास के साथ साथ इसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। भारत में तो यह परिवर्तन बहुत विचित्र रहा है। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योगों का अंश प्रधान होता है। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवाओं का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। एक क्रम में पहले अविकसित देश है तो शुरुआत में जो है गरीब देश है तो कृषि का योगदान जीडीपी में ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे कृषि का योगदान जीडीपी में कम होता है और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान बढ़ता है। और जब हम विकसित होते हैं
तो उस समय सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रधान हो जाता है। देश के विकास के साथ साथ इसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। भारत में यह परिवर्तन विचित्र रहा। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योगों का अंश प्रधान होता है। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवाओं का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रकों से अधिक हो जाता है। भारत में जैसा कि गरीब देश में अपेक्षा की जाती है, जीडीपी में कृषि का अंश 50% से अधिक था, किंतु 1990 में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़कर 40% हो गया। यह कृषि तथा उद्योग दोनों से ही अधिक था। ऐसी स्थिति तो प्रायः विकसित देशों में ही पाई जाती है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र के अंश की समृद्धि की यह प्रवृत्ति और बढ़ गई। इससे देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। अब मेंस में अलग से एक बढ़िया प्रश्न बन सकता है पीसी महालनोबिस के बारे में। पीसी महालनोबिस भारतीय योजनाओं के निर्माता, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसके निर्माता पीसी महालनोबिस ही हैं, जो 1956 से 62 तक चला था। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है। उनमें सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारिक विचार दिए गए। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जा सकता है। महालनोबिस का जन्म 1893 में, वही जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें विवेकानंद जी गए थे, उसी साल महालनोबिस का जन्म 1893 में कलकत्ता में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई। सांख्यिकी विषय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। 1945 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो बनाया गया। यह वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को ही बनाया जाता है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, जो आज भी सांख्यिकी विदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी ISI, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट तथा सांख्य दोनों को ही समस्त विश्व में सांख्यिकी विदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला। यह इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। महालनोबिस द्वारा आमंत्रित किए गए अर्थशास्त्रियों में वे लोग भी थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक थे। दूसरे शब्दों में वह अपने आलोचकों को सुनने के भी इच्छुक थे। यह उनकी महान विद्वता का द्योतक है। आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस के योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं, परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। सांख्यिकीविद सांख्यिकीय सिद्धांत में उनके योगदान से लाभ उठाते रहेंगे। चलिए, इतना हम पढ़ लिए। अब जो आगे का टॉपिक है ये भी देख ही लें क्या है ये, स्वामित्व तथा प्रेरणाएं। भाई समाजवादी देश में इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ये भी हम एक क्या कहते हैं उसको, निबंध में या कहीं ऐसे राइटिंग में ही, मतलब ऐसे राइटिंग में या जीएस में तो नहीं, लेकिन ऐसे राइटिंग में एक विस्तार के रूप में और निबंध में भी उदाहरण के रूप में इसका यूज कर सकते हैं कि समाजवाद के क्या दुर्गुण थे। उसमें से एक ये, किसान को भूमि। यह नीति इस विचारधारा पर आधारित है कि यदि किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वे उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि लेंगे, उन्हें अधिक प्रेरणा मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भू स्वामित्व से कृषक को अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है। काश्तकारों को भूमि में
अच्छा, ऐसे प्रश्न आते हैं, भूमि सुधार से कृषकों कृषकों अ, कृषकों का कैसे विकास हुआ, कृषकों को क्या लाभ हुआ। तो हम ये पॉइंट यहाँ से नोट कर सकते हैं कि किसानों को भूमि देने से उनको उत्पादन में प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि उनको अधिक लाभ मिलता है। भू स्वामित्व से कृषक को अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है। काश्तकारों को भूमि में सुधारों की कोई प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि अधिक उत्पादन से जमींदार को ही लाभ मिलता है। प्रेरणा प्रदान करने में स्वामित्व के महत्व को बताने के लिए पूर्व सोवियत संघ के किसानों के द्वारा बिक्री हेतु फलों की पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरण दिया जाता है। वे सड़े गले फलों और ताजे फलों को एक ही बॉक्स में पैक कर देते थे। आज प्रत्येक किसान यह जानता है कि सड़े गले फल ताजे फल को भी खराब कर देते हैं। यदि उन्हें एक साथ पैक किया जाए तो इससे किसान को ही हानि होगी, क्योंकि फल बिक नहीं पाएंगे। अतः प्रश्न उठता है कि सोवियत संघ के किसान ऐसा काम क्यों करते थे जो उनकी साफ तौर पर हानि पहुंचाए। इसका अर्थ है किसानों के सम्मुख प्रेरणाओं से है, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ में किसान भूमि के स्वामी नहीं थे, अतः न उन्हें लाभ होता था और न हानि। स्वामित्व न होने के कारण कृषकों को दक्ष होने की कोई प्रेरणा नहीं होती थी। इससे इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अति उपजाऊ विशाल कृषि क्षेत्र के उपलब्ध होने के बावजूद सोवियत संघ में कृषि क्षेत्र का उत्पादन कम क्यों था, क्योंकि स्वामित्व नहीं था, जिससे कि उनके पास प्रेरणा नहीं थी। एक अच्छा पॉइंट है, इसको हम यूज कर सकते हैं यादा कादा अपने उत्तर में। अब जैसे यहाँ पे है कृषि में क्या भू सुधार क्या हुए, है ना, निर्धारण, फिर हरित क्रांति, ये सब बहुत अच्छे टॉपिक हैं, मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उद्योग व्यापार में क्या हुआ ना, कृषि में, फिर उद्योग व्यापार में क्या हुआ, फिर व्यापार में ये आयात प्रतिस्थापन वगैरह क्या चीज़ें होती हैं, औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा, फिर निष्कर्ष से क्या रहे। इतनी बातों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही रखते हैं। इसमें हमने क्या सीखा, योजना की परिभाषा अच्छे से सीखें, इम्पोर्टेंट था। योजना का उद्देश्य क्या है ये भी हमने सीखा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, वही सफिशिएंट रहेगा, पर्याप्त रहेगा। फिर इसका लक्ष्य क्या है, इसके लक्ष्य हमने देखे 4 लक्ष्य हैं। पहला समृद्धि, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता और चौथा समानता। समृद्धि मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु और सेवाओं की क्षमता में सुधार करना। फिर परिवहन, बैंकिंग, है ना, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, इन सब, या मशीनें हो गई, पूंजी हो गई, उसकी दक्षता में सुधार करना ताकि वो ज़्यादा उत्पादन कर पाए, समृद्धि ज़्यादा हो। फिर देखिए आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सके, जैसे कि मशीनों का प्रयोग करना, या उच्च किस्म की जो उत्पादक मतलब हाई यील्ड वेराइटीज़ जो सीड्स हैं, उच्च उत्पादक किस्म की बीजें, उनका प्रयोग करना। फिर यही नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, जैसे महिलाओं को आर्थिक उत्पादन में सहभागी बनाना, यह आधुनिकीकरण हो गया। फिर आत्मनिर्भरता में क्या है कि पूंजी, खाद्यान्न, उत्पादन, वस्तु, सेवा आदि इत्यादि में विदेशों पर निर्भरता को कम करना, इससे हमारी संप्रभुता जो है वो बची रहती है। और समानता की आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण इत्यादि का लाभ सभी लोगों तक तभी पहुंचेगा, समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन सभी लोगों तक तभी पहुंचेगा जब समानता के साथ में चीज़ों का वितरण हो। तो ये लक्ष्य देखें। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे बाकी चीज़ें कि इन सारी योजनाओं का कृषि, उद्योग, सेवा, इन सब पर क्या प्रभाव पड़े। फिर हरित क्रांति आया, तो हरित क्रांति किन किन चरणों में आया, उसके क्या उद्देश्य थे, उसकी क्या उपलब्धियां थी, क्या उसकी कमियां थी, क्या नुकसान थे, वो सारे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।